काफी रात हो चुकी थी। तकरीबन 10 बज रहे थे और बिल्डिंग के आसपास गहरी खामोशी छाई हुई थी। काम ज्यादा होने की वजह से सोनू और राहुल अभी ऑफिस में ही थे। राहुल चल यार, अब घर चलते हैं वरना और अंधेरा हो जाएगा। हाँ यार, पता है मुझे तू अंधेरे से डरता है। तू नीचे चल, मैं आ रहा हूं। राहुल के इतना कहते ही सोनू वहां से जाने लगता है। अब तो चलना पड़ेगा, बहुत तेज नींद भी आ रही है। बाकी का काम कल कर लेंगे। वह बैग में सामान रखकर निकलने लगता है और जल्दबाजी में कुछ पीछे भूल जाता है। देखा राहुल, आज फिर लेट कर दिया तूने। अरे यार, आज बॉस ने काम ही इतना ज्यादा दे दिया था। अब देख ले, आज फिर इतना अंधेरा हो गया है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ तो क्या हुआ? पता नहीं तू इतना डरता क्यों है अंधेरे से? भाई मैं अंधेरे से नहीं, इस रास्ते से डरता हूँ। सुना है यहाँ कुछ अजीब चीजें होती हैं। अरे ये सब बस मन का वहम होता है और कुछ नहीं। अब दोनों उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते की सोनू बात कर रहा था। वह रास्ता सच में डरावना था। ना कोई लाइट, ना कोई रोशनी, बस चारों तरफ अंधेरे में डूबे। ठंडी हवा की सरसराहट कानों में अजीब सी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अचानक से वहां बहुत सारा धुआं एक साथ छा जाता है, इतना घना कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। अरे राहुल, ये क्या हो रहा है? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी अचानक एक भयंकर बवंडर जोर की टक्कर मारता है। दोनों सड़क पर गिरे हुए थे। तभी राहुल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वह उठते ही सीधा राहुल के पास चला जाता है। तू ठीक तो है ना? हाँ यार, मैं ठीक हूं। लेकिन तभी सोनू की नजर राहुल के हाथ पर पड़ती है। राहुल, ये तेरे हाथ पर निशान कैसा? राहुल नीचे की तरफ देखता है। वो देख, तेरे पीछे उस लाल कपड़े से लग गया होगा। राहुल जिस कपड़े की बात कर रहा था वो कोई साधारण कपड़ा नहीं था। उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। राहुल भागते हुए उस कपड़े के पास पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे उस कपड़े को एक झटके से हटा देता है। अभी ये क्या कर दिया तूने? क्या हुआ यार? ये तंत्र था और तूने इसे छू दिया। अरे ये कुछ नहीं, फालतू की बात है। अरे राहुल, तू बस घर चल जल्दी। राहुल को तो बस यही लग रहा था कि वहां बच्चे खेल खेल में अपना सामान भूल गए होंगे, मगर सोनू को सब पता था। राहुल अब घर पहुंच चुका था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। राहुल घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप गांव में रहते थे और वह गांव से शहर नौकरी करने आया था। काम ज्यादा होने की वजह से आज वह बहुत थक चुका था। अरे यार, आज तो बहुत जल्दी नींद आ रही है। ऐसा करता हूँ, हाथ मुंह धोकर जल्दी सो जाता हूँ। फिर राहुल बाथरूम की तरफ जाने लगता है। काफी अंधेरा छाया हुआ था। राहुल अंदर जाकर
लाइट का बटन ऑन करता है। ऑन करते ही वह इधर उधर देखता है और अपने दोनों हाथ देखता है। राहुल यह देख चौंक जाता है क्योंकि अब उसके हाथ पर वह निशान नहीं था। राहुल अब शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को घूर रहा था और हाथ धोने लगता है। जैसे ही वह जाने लगता है, बिल्कुल उसकी तरह कोई शीशे में हंस रहा होता है, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। राहुल सोने के लिए अब अपने कमरे में आ जाता है और घड़ी को घूर रहा होता है क्योंकि वह घड़ी बंद हो चुकी थी। राहुल कहता है, ये घड़ी सुबह तक तो सही थी, अचानक बंद कैसे हो गई? राहुल के साथ अब अजीब चीजें होने लगी थीं जब से उसने वह टोटका छुआ था, मगर इन सब को बस थकान का कारण बताकर वह सोने लगता है। अचानक हॉल में रखा टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और उसके चैनल बदलने लगते हैं, मानो कोई सोफे पर बैठे उसे बदल रहा हो। यह सब सुनकर राहुल की नींद खुल जाती है और वह हॉल की तरफ जाने लगता है। सामने का दृश्य देख राहुल चौंक जाता है क्योंकि सिग्नल अब भी अपने आप बदल रहे थे। राहुल जाकर बटन बंद कर देता है और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। वह जा ही रहा था कि टीवी फिर से ऑन हो जाता है। राहुल फिर से स्विच बंद करने ही वाला था कि अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे देख राहुल बेहोश सा होने लगता है। तभी राहुल की नींद खुल जाती है। राहुल को अब समझ आ गया था कि सोनू उसे क्यों मना कर रहा था और अचंभे की बात थी कि उसके गले में अब रुद्राक्ष भी नहीं था। यह मेरी ही गलती है। मुझे रुद्राक्ष उसी समय पहन लेना चाहिए था जब सोनू ने उसे देखने के बाद दिया था और जल्दबाजी में वह मुझसे ऑफिस में छूट गया। अगली सुबह सोनू ऑफिस जा रहा था और कल रात राहुल के साथ हुई घटना से बिल्कुल अनजान था। ऑफिस जाकर उसने देखा कि राहुल अपनी टेबल पर नहीं था। सोनू पास बैठे एक एम्प्लॉय से पूछता है, मगर वह बताता है कि राहुल सर तो आज आए ही नहीं हैं। सोनू थोड़ा सोचने लगता है और राहुल को कॉल लगाता है। राहुल अपने रूम में सो रहा था। राहुल उसे बताता है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए ऑफिस नहीं आ पाया। फिर राहुल पूछता है कि उसकी टेबल पर कोई रुद्राक्ष है क्या। सोनू मना कर देता है और राहुल कल ऑफिस आ जाऊंगा बोलकर फोन काट देता है। राहुल अब उसी घड़ी को देख रहा था जो अब चल रही थी। राहुल को सब समझ आ गया था, इसीलिए कल रात ही उसने पास के गांव में एक बाबा के पास जाने का सोच लिया था और अब वहीं जा रहा था।
कुछ देर बाद ही राहुल की गाड़ी आ जाती है जिसे उसने रेंट पर लिया था। तकरीबन 2 घंटे बाद राहुल उस गांव पहुंच जाता है और कार को एक जगह पार्क करके गांव के अंदर जाने लगता है। काफी घने जंगल से गुजरकर वह उन बाबा के पास पहुंचता है। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे ध्यान लगा रहे थे। राहुल भी वहीं आ जाता है। बाबा को प्रणाम कर अपनी सारी परेशानियां बताने लगता है। बाबा राहुल की बात सुनकर उससे बोलते हैं कि तुम्हें उसी समय आना है जब तुमने उस टोटके को छुआ था। राहुल वहां से जाने लगता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही राहुल बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। वह जैसे ही घर के पास पहुंचता है, उसे कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। अंदर का दृश्य देख राहुल चौंक जाता है। वह आवाज बाबा के कमरे से ही आ रही थी। वही पूजा कर रहे थे। राहुल भी घबराता हुआ उन्हीं के साथ बैठ जाता है। अचंभे की बात यह थी कि बाबा के पास भी वैसी ही गुड़िया थी। बाबा उस गुड़िया को छुरी से चुभो रहे थे, मानो उसे बुला रहे। तभी राहुल जोर से चिल्लाता है और छटपटाने लगता है और एकदम से हवा में उड़ने लगता है। राहुल अब सीधा खड़ा होकर बाबा को उंगली दिखाकर बोल रहा था, जैसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा अपना जाप करते ही जा रहे थे, मगर उस पर असर नहीं हो रहा था। फिर बाबा भी खड़े हो जाते हैं और एक शक्तिशाली यंत्र राहुल पर छोड़ देते हैं। राहुल जमीन पर गिर जाता है और कुछ अजीब सी चीज राहुल से निकलकर बाबा के अंदर समा जाती है। सुबह सुबह जब राहुल की नींद खुलती है, उसे कुछ याद नहीं होता। वह उठकर सीधा बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम कर कल रात की बात पूछता है, मगर बाबा बस इतना बोलते हैं, जो परेशानी थी वो अब जहां से आई थी वहीं चली गई, अब तुम जा सकते हो। रास्ते में जाते जाते वह सोचता है, मैं यह पूछना तो भूल गया कि आखिर गई कहां वह चीज। अब राहुल के मन में यह विचार आया कि उसे सोनू को बता देना चाहिए कि वह भी इन अलौकिक शक्तियों और भूत प्रेत पर विश्वास करने लगा है। वह तुरंत सोनू को फोन लगाता है, लेकिन एक बड़ी ही अचंभित करने वाली बात होती है। सोनू का फोन राहुल के ही घर में बज रहा था। उसका बैग बिस्तर पर फेंका हुआ था और पूरा कमरा खाली था। वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा था और आसपास कोई नहीं था। राहुल दूसरी बार कॉल लगाता है,
फोन की रिंग पूरे खाली कमरे में गूंज रही थी। उधर सोनू उसी घर के एक बाथरूम में दुबका बैठा था, मानो वह किसी भयावह चीज से छुपने की कोशिश कर रहा हो। फोन की घंटी सुनकर वह हिम्मत जुटाकर कमरे की तरफ भागता है। राहुल लगातार फोन मिला रहा था। सोनू भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। राहुल यह सोचकर कॉल काटने ही वाला होता है कि सोनू फोन नहीं उठा रहा, तभी दूसरी तरफ से सोनू फोन उठा लेता है। फोन उठाते ही सोनू रोते हुए कहता है, राहुल भाई, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल घबराकर पूछता है, क्या हुआ सोनू, तू इतना डरा हुआ क्यों है? सोनू बस माफी मांगे जा रहा था और गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई बचा ले मुझे यार। वह रह रह कर पीछे देख रहा था। राहुल चिल्लाकर पूछता है, तू है कहाँ और हुआ क्या है तुझे? सोनू बस इतना ही कह पाता है, मैं घर पर हूं। और तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति सोनू को बहुत तेज धक्का देती है। सोनू के हाथ से फोन छूटकर दूर जा गिरता है और वह बेहोश हो जाता है। राहुल उधर से हेलो हेलो चिल्लाता रहता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। राहुल तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा सोनू के घर की तरफ निकल पड़ता है। उसे यह नहीं पता था कि सोनू उसके, राहुल के ही घर में है। उसने समझा कि सोनू अपने घर पर है। राहुल पागलों की तरह कार चलाते हुए जल्द से जल्द सोनू के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि चारों तरफ शांति है। उसने सोचा था कि शायद वहां भिड्डो होगी या शोर होगा, पर वहां सन्नाटा था। वह मुख्य दरवाजे की तरफ भागता है और सोनू सोनू चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा पहले से ही खुला था। राहुल अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। बिस्तर भी सलीके से नहीं लगा था। राहुल अंदर की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहां सोनू का रुद्राक्ष रखा था। यह देखकर राहुल सन्न रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब उसने पहले सोनू से रुद्राक्ष के बारे में पूछा था तो सोनू ने मना कर दिया था। अब वही रुद्राक्ष सोनू के घर में पड़ा था। राहुल को सब अजीब लगने लगा। सोनू का फोन पर माफी मांगना, घर का दरवाजा खुला होना और उसका गायब होना। तभी राहुल को एक हल्की सी बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर मरा हो। वह गंध आसपास से ही आ रही थी। पूरा घर खाली था। बस टेबल के बगल में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। राहुल यह सोचकर उसे खोलता है कि शायद सोनू अंदर होगा। दरवाजा खुलते ही राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा कमरा अंधेरे से भरा था। सामने एक बकरे की बलि दी गई थी। जादू टोने का सारा सामान बिखरा था। वहीं गुद्धिया और लाल कपधा भी वहां मौजूद था। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। अब उसके मन में चल रही सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। राहुल बुदबुदाया, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सोनू ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगीं और सब कुछ साफ होने लगा। राहुल अब समझ गया था कि सोनू उसे कहां मिलेगा और उसे राहुल की कितनी जरूरत है। वह अब भी उसका दोस्त था और बड़ी मुसीबत में था। राहुल तुरंत उस कमरे से बाहर निकला। टेबल से रुद्राक्ष उठाया और अपने घर की ओर निकल गया। अपने घर पहुंचते ही राहुल सोनू सोनू चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगा। उधर सोनू का बहुत बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। सोनू राहुल की आवाज सुनते ही सोनू जैसे ही कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, वह अदृश्य शक्ति उसे झटके से हवा में उछाल देती है।
सोनू हवा में लटका हुआ बेतहाशा छटपटाने लगता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। सोनू की चीखें सुनकर राहुल तेजी से कमरे की तरफ भागता है और वहां पहुंच जाता है। राहुल को देखते ही वह खौफनाक साया अचानक ओझल हो गया और सोनू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सोनू की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर चोट और रगड़ के गहरे निशान थे। राहुल बिजली की फुर्ती से झपटा और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। होश में आते ही सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़खड़ाती आवाज में राहुल से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दे भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं शायद इस दोस्ती के लायक भी नहीं हूं। राहुल का गला भी भर आया और वह भावुक होकर बोला, नहीं सोनू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। असल में सब मेरी गलती है। मैंने तेरी बात नहीं मानी और तुझे चिढ़ाया कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। अगर मैंने वो सब न बोला होता तो तू गुस्से में आकर ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। मुझे माफ कर दे भाई। दोनों दोस्त एक दूसरे को अपनी गलती बताकर मन का बोझ हल्का करते हैं। फिर राहुल सोनू को सहारा देकर खड्डा करता है और उसे इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने लगता है।